हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर। मैं आप सभी का दोस्त शौर्य सिंघल और आज हम अपनी इस वीडियो में इंटरनेशनल ट्रेड की फर्स्ट यूनिट कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का हमने कुछ टारगेट रखा है लाइक्स का। सो जब तक हमारे 70 लाइक्स इस वीडियो पर नहीं आते तो आपकी नेक्स्ट वीडियो नहीं आएगी। सो प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही लाइक कर देना, बिकॉज इट मोटिवेट अस फॉर फर्दर वर्क। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मीनिंग समझ लेते हैं कि भाई इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता क्या है। जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे ट्रेड का मतलब क्या है, लेन देन। वही यहाँ पे एक वर्ड आ गया आपका इंटरनेशनल, मतलब कि जो बाउंड्री के बाहर आपका बिजनेस होना वो आपको इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है। सर फिर से मतलब बता दो, आपने कुछ ढंग से नहीं बताया। सो बताते हैं, थोड़ा थमो। इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब जानते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड इज रेफर्ड टू एज द एक्सचेंज ऑफ ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट नेशन और कंपनीज बिलोंग्स टू डिफरेंट नेशन। मतलब भाई ट्रेड हो रहा है दो कंट्री के बीच में, दो नेशन के बीच में, या फिर दो ऐसी कंपनी के बीच में जो डिफरेंट नेशन में इस्टेब्लिश है। ठीक है, बात समझ में आई? यही आपका इंटरनेशनल ट्रेड होता है। अब इसकी डेफिनेशन आपको रटने के लिए, जिससे कि आप पेपर में मार्क्स अच्छे ग्रैब कर सकें। डेफिनेशन क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड कंसिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन रेसिडेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। भाई ऐसी ट्रेडिंग जो आपकी डिफरेंट कंट्रीज के रेसिडेंट करते हैं वो आपको इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है। फॉर एग्जांपल, ये आपकी यूएसए है, ये आपका इंडिया है। अगर कोई यहाँ पे रहता है, मतलब एक बंदा यहाँ पे रहता है और एक बंदा यहाँ पे रहता है, इन दोनों के बीच में लेन देन होना आपका इंटरनेशनल ट्रेड कहलाएगा। बात समझ में आई? लेम एग्जाम्पल बट ईजी टू अंडरस्टैंड। बोलो हाँ या ना? हाँ जी सर। आगे बढ़े क्या? हाँ जी बढ़ो। अभी बढ़ते हैं, इसका हमने मीनिंग समझ लिया, लेकिन अब हम इसके मीनिंग से ही क्या करेंगे, इसकी करेक्टर निकालेंगे। मैंने क्या बोला था अभी एग्जांपल में कि आपके जो रेसिडेंट हैं, जो आपके बायर्स हैं, जो आपके सेलर्स हैं, वो आपके डिफरेंट नेशन से बिलोंग करते हैं। ये आपका फर्स्ट करेक्टर है, सेपरेशन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। इसका मतलब क्या है कि सेलर आपका दूसरी कंट्री का है और बायर आपका दूसरी कंट्री का है। ठीक है, दूसरा करेक्टर क्या है इसका? फॉरेन करेंसी। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आपकी ट्रेडिंग होती है इंटरनेशनल वे में, जो भी वो जिस मोड से वो पेमेंट करते हैं, नॉट मोड, वो कौन सी करेंसी से पेमेंट करते हैं, वो आपकी एक ही करेंसी होती है, दैट इज डॉलर, जो कि आपकी फॉरेन करेंसी मानी जाती है। नॉर्मली जो भी आपकी ट्रेडिंग होती है वो आपकी करेंसी से एक्सचेंज होती है और उस करेंसी का नाम है डॉलर। ठीक है, क्योंकि डॉलर आपकी मोस्ट फेमस करेंसी है वर्ल्ड में। ठीक है, उसके बाद रेस्ट्रिक्शन। भाई जब भी अगर आप अपने इंडिया में ही सेल करोगे तो आपके पास कुछ रेस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं, बोलो है या ना? नहीं जी सर, नहीं है। अभी ऑनलाइन, अभी जो आपका इंटरनेशनल ट्रेड है वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन कैसे है? अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, अगर आप अपना सामान बाहर भेजते हो, ये आपकी कंट्री है और ये आपके बायर की कंट्री है। अगर आपने यहाँ से सामान बाहर भेजा तो आपके यहाँ से तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कंट्री बोलती है कि भाई आपको अगर कुछ भी ट्रांजैक्शन करनी है, अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस करना है तो आप आसानी से करो। आपकी कंट्री तो ये बोलेगी, बट जो आपकी बायर कंट्री है उसने बहुत सारे इंपोर्ट, उसके लिए तो वो इंपोर्ट हो गया ना, उसने बहुत सारे इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी होंगी, जिसकी वजह से कुछ रेस्ट्रिक्शन क्रिएट हो जाती हैं, जिससे कि इंपोर्ट कम हो सके। एक तरफ आपको बढ़ावा मिल रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का, वहीं दूसरी तरफ जो दूसरी कंट्री है उसने काफी सारे रेस्ट्रिक्शन डाल रखी है, एंड वाइस वर्सा इन द केस ऑफ एक्सपोर्ट। ठीक है, ये आपके रेस्ट्रिक्शन है। उसके बाद रिस्क। भाई यहाँ पे आपको सामान तो अपनी कंट्री में नहीं देना, आपको दूसरी कंट्रीज में सामान भिजवाना है। डिस्टेंस कितनी ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। तो रिस्क है कि नहीं? बोलो है ना? हाँ जी सर है। क्यों है? क्यों भाई अगर आपका डिस्टेंस ज़्यादा है तो आपके गुड्स को, अगर आपके गुड्स खराब होने की गुंजाइश ज़्यादा होती है, सो यहाँ पे रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। उसके बाद गवर्नमेंट कंट्रोल। भाई गवर्नमेंट कंट्रोल आपका पूरा होता है इंटरनेशनल ट्रेड पर। एक एग्जांपल मैंने भी बताया था इसका यहीं पे। ठीक है, उसके बाद नीड ऑफ मिडलमैन। भाई बिना मिडलमैन के आप कभी इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर सकते। इंटरनेशनल ट्रेड को इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए आपको मिडलमैन की ज़रूरत पड़नी है। ठीक है, करेक्टर समझ में आ गई? हाँ जी सर आ गई। नेक्स्ट पढ़े? हाँ जी पढ़ो। नेक्स्ट क्या है आपका? भाई बेनिफिट होता क्या है इससे? बेनिफिट है क्या? ठीक है, सबसे पहला बेनिफिट है आपको अपने इमोशन को यहाँ पर
फैक्ट देना है अपने दिल से, ठीक है। फर्स्ट रीज़न क्या है इसका कि भाई हम इंटरनेशनल ट्रेड क्यों करते हैं, इसका बेनिफिट क्या है? रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन योर लोकल मार्केट, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप इमोशनली सोचोगे कि भैया अगर हम तो लोकली खरीदेंगे चाहे वो कितना महंगा हो, क्या वो असलियत में होता है क्या? आपकी जेब में है 100 रुपये, लोकल जो आपके गुड्स हैं, जो आपके इंडियन गुड्स हैं उसके प्राइस है 500 रुपये, जो आपके बाहर से जो आपके गुड्स आ रहे हैं उसके प्राइस है 90 रुपये। आप कौन सा खरीदोगे? 90 या फिर 500? ऑब्वियसली आप 90 खरीदोगे। सो आपकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, आपकी डिपेंडेंसी घट जाती है अपने लोकल प्रोडक्ट पर, जो कि आपके मच एक्सपेंसिव होते हैं इफ़ यू कंपेयर इट विद अदर गुड्स, अदर सिमिलर गुड्स, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी डिपेंडेंसी कम हो जाती है अपनी लोकल मार्केट पर, ठीक है। वहीं अगर आपके यहाँ पे गुड्स 90 का है और बाहर का 500 से आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, इन केस आता है, सो आप ऑब्वियसली आप लोकल मार्केट पर प्रेफर करोगे, ठीक है। वो लेकिन केस होता नहीं है जनरली। उसके बाद इंक्रीज चांस ऑफ सक्सेस। भाई ये रिसर्च पेपर में लिखा गया है यूके के कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड में अपना कदम रखते हैं सो आपके 40% चांसेस बढ़ जाते हैं सक्सेस होने के, ठीक है। सो भाई आपकी सक्सेस कैसे बढ़ती है? जो चीज़ आपके इंडिया में डिमांड नहीं होती उसी चीज़ के बाहर डिमांड हो, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। क्या भैया हर एक गुड्स का हर एक प्रोडक्ट के साथ ऐसा होता है? सो द आंसर इज नो, बट चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है भाई। अगर आप बाहर के मार्केट में कदम रखोगे, आपके पास मार्केट बहुत सारी होगी, तो चांसेस तो ऑब्वियसली ज़्यादा हैं। अगर आपके चांसेस ज़्यादा हैं तो मतलब आप अपनी इफिशिएंसी बढ़ाओगे, आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाने की कोशिश करोगे, आप उसके सब जितने भी आपके इनपुट है, जितने भी आपके रॉ मटेरियल है, आप उन सबको अच्छी तरह यूज़ करने की कोशिश करोगे, ठीक है भाई। इस वजह से आपकी इफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। नेक्स्ट है आपका इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब क्या है कि क्या भैया इंडिया में इनोवेशन नहीं है? हाँ जी है। कैसे है? क्योंकि वो स्टडी करते हैं मार्केट को। वहीं अब एक बेसिक एग्जांपल समझो, ये आपकी इंडिया है, ये आपकी अदर कंट्रीज़ हैं, ठीक है। आपने पूरी ज़िंदगी यहाँ पे काम किया है और दो बिजनेस हैं, एक बिजनेस ने पूरी ज़िंदगी बस डोमेस्टिक मार्केट पर काम किया है, दूसरे बिजनेस ने पूरे जो उसने इंटरनेशनल ट्रेड में कदम रख के हर एक कंट्री को स्टडी किया है। इनोवेट कौन ज़्यादा करेगा, ये या फिर ये? सर ए करेगा ज़्यादा इनोवेट, बी नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि सर ए ने बहुत ज़्यादा मार्केट देखी है, डिफरेंट टाइप की मार्केट देखी है, डिफरेंट कंट्री की टेक्नोलॉजी देखी है, सो वो इनोवेशन ज़्यादा कर पाएगा, ठीक है। सो इनोवेशन इज़ वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट बेनिफिट इज़ लार्जर आउटपुट। सी हमने पहले क्या पढ़ा था कि आपकी फिर इफिशिएंसी बढ़ेगी। इफ़ इफिशिएंसी इज़ इम्प्रूव्ड देन ऑटोमेटिकली योर आउटपुट विल इम्प्रूव, ठीक है। अगर आप पहले 100 का आउटपुट करते थे और आपने बाहर मार्केट में कदम रख लिया, वहाँ पे आपके प्रोडक्ट अच्छी तरह चलने लगे, तो अभी आप 100 की जगह 1000 का आउटपुट निकालना चालू कर दोगे। कैसे? इफिशिएंसी बढ़ाकर, ठीक है, इनोवेशन लाकर, अपने इनपुट और ज़्यादा डालकर, ठीक है। बहुत सारे इसके फैक्टर्स होते हैं जो कि आप सभी को पता है, जनरल फैक्टर। उसके बाद एक्सटेंडेड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपको पता है? सबसे पहली चीज़ एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट ऐसा जनरली होता है। इंडिया में एक प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट जी, ठीक है। उसकी लाइफ साइकिल आपको पता है कि भाई वो 3 स्टेज से गुजरता है। स्टेज ए, स्टेज बी, स्टेज सी। स्टेज ए आपकी होती है इंट्रोडक्टरी, स्टेज बी मैच्योरिटी, स्टेज सी डिक्लाइन, ठीक है। सो इंट्रोडक्टरी स्टेज ऑफ वन कंट्री कैन बी द डिक्लाइन स्टेज ऑफ अदर कंट्री। भैया आपने क्या बोल दिया? मुझे घंटा समझ नहीं आया, समझाते हैं। आपने सबसे पहले प्रोडक्ट अपना इंडिया में लाए, इंडिया में आपने सबसे पहले उसको इंट्रो किया, उसकी मैच्योरिटी पीरियड आ गया 10 साल, मतलब कि ईयर छोड़ दो, उसका फिर मैच्योरिटी पीरियड आ गया, देन उसका डिक्लाइन आ गया, ठीक है। वहीं आपने क्या सोचा कि यार प्रोडक्ट तो मेरा अच्छा है, लेकिन इंडिया में ये कंज्यूम हो चुका है, क्यों ना मैं इसको बाहर की मार्केट में उतार दूँ। सो जो इंडिया में डिक्लाइन था उस प्रोडक्ट का, वही प्रोडक्ट का इंट्रो होगा कहाँ पे? दूसरी कंट्री में, ठीक है। इंडिया में जिसका डिक्लाइन था
वही उसी प्रोडक्ट का आपका इंट्रो होगा, इंट्रोडक्शन होगा कौन सी कंट्री में, डिफरेंट कंट्री में, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास ये पेन है, मैंने पेन इंडिया में उतारा, उसका इंट्रो किया, बहुत अच्छा चला, देन उसका मैच्योरिटी पीरियड आ गया और वो डिक्लाइन हो गया। बट मेरे पास ये प्रोडक्ट अब भी धरा है बहुत सारा, और मुझको लगता है कि यार ये इंटरनेशनल मार्केट में चल सकता है। मैं क्या करूँगा, मैं इसको डिफरेंट मार्केट में उतार दूंगा, मैं इसको डिफरेंट मार्केट में इंट्रो करा दूंगा कि भाई हमारे पास भी कुछ प्रोडक्ट है। सो दी डिक्लाइन ऑफ एनी प्रोडक्ट can be the introduction stage of the product but in different nation, ठीक है। समझ में आ गया? अगर किसी पे डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, आप वहां पे जाके कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। जैसे कि एडवांटेज है वहीं आपके डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो क्या है? सबसे पहली कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी पता है कि भाई आपके कस्टम ड्यूटी लगती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने पे, एक्सपोर्ट होने पे, इंपोर्ट होने पे, एक्सपोर्ट होने पे नहीं लगती, ठीक है। सो आपके जो गुड्स की प्राइस है, वो जो आपकी गुड्स की कॉस्ट है वो आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है, ये उसकी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट आपका लैंग्वेज बैरियर। डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट नेशन एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस, सो इट कैन बी द बैरियर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कल्चर डिफरेंस। जैसे मैंने बोला कि भाई आपका कल्चर डिफरेंट है, सो आपको अपने प्रोडक्ट को उस हिसाब से ऑल्टर करना पड़ेगा जिससे कि वो प्रोडक्ट उस कंट्री में सर्वाइव कर पाए। उसके बाद रिटर्निंग ऑफ गुड्स। भाई आपने गुड्स वहाँ पे कुछ सेल किए, ठीक है, बट उनको वो गुड्स पसंद नहीं आए, अभी वो उनको वापस कर रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रेड में रिटर्निंग ऑफ गुड्स कैन बी द रिटर्न ऑफ गुड्स, ठीक है। वापस आते आते वो सड़ जाए तो आपको तो सारा नुकसान हो गया, ठीक है। सो ये आपको डिसएडवांटेज होता है इंटरनेशनल ट्रेड का। नेक्स्ट है आपका बात, अगर यहाँ तक समझ में आ गया ना तो ये प्लीज़ लाइक ठोक देना। आप लाइक बहुत ज़्यादा कंजूसी दिखा रहे हो, ठीक है। लाइक ठोक दो एकदम फटाफट। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के टाइप्स क्या क्या हैं? सबसे पहले इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, री एक्सपोर्ट। आई होप कि ये चीज़ सबको पता होगा, मैं रिविज़न करा देता हूँ। इंपोर्ट भाई मतलब अपने इंडिया में गुड्स आना, एक्सपोर्ट इंडिया से गुड्स बाहर जाना, री एक्सपोर्ट इंडिया ने किसी कंट्री से गुड्स लिए, देन उसी गुड्स को कोई तीसरी कंट्री में भेज दिए, उसको कहते हैं हम री एक्सपोर्ट या फिर एंटरपोर्ट, ठीक है। ये पेपर में आ चुका है, सो इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको कॉपी में कहीं भी, दिलो दिमाग में कहीं भी आप इसको छाप लेना, बस इससे एक ना एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। सो क्या है ये? थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये होती क्या है? मैं इसमें सारी थ्योरी कवर नहीं कर पाऊंगा वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी, ठीक है। सो इसमें मैं कुछ ये 3 थ्योरी कवर करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी बाकी थ्योरी भी कवर कर दूंगा, ठीक है। सो अब ये थ्योरी किस किस का बेस पर है? सबसे पहले थ्योरी है क्लासिक कंट्री के बेस पर, देन मॉडर्न फर्म के बेस पर। क्लासिक कंट्री के बेस पर 4 थ्योरीज हैं। मर्चेंटलिज्म, एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज एंड हैक्सेचर ओलिन, ठीक है। अब नाम बड़े इसका अजीब अजीब है, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ सो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न फर्म की है कंट्री सिमिलैरिटी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ग्लोबल स्टेज राइवलरी एंड पॉटर्स नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है। पहली थ्योरी जो हम कवर करेंगे वो है आपकी मर्चेंटलिज्म। मर्चेंटलिज्म थ्योरी है क्या? सबसे पहले जो आपका मर्चेंटलिज्म वर्ड है आपका मर्चेंटाइल से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब होता है मर्चेंट एंड ट्रेड, मर्चेंट एंड ट्रेड, ठीक है। अभी आपकी इंग्लैंड में आई थी, सबसे पहले इंग्लैंड में इसका इमर्ज हुआ था। अभी ये थ्योरी 2 चीज़ के ऊपर बेस्ड है। कौन कौन सी चीज़ के ऊपर? भाई इंक्रीज नेशन वेल्थ बाय एक्वायरिंग गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर भाई अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या कहती है ये थ्योरी कि कंट्री शुड हैव ए गोल्ड एंड सिल्वर एज मच एज दे कैन, ठीक है। मतलब भाई वो इनके जो भी आपके गोल्ड एंड सिल्वर की क्वांटिटी है, द कंट्री शुड हैव द लार्जर क्वांटिटी ऑफ गुड्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर ओनली,
ठीक है। इसके अलावा वो कुछ भी प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं करते, बस उनको ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड या फिर सिल्वर अपने पास रखना है, ठीक है। दूसरी इसका फंडामेंटल गोल क्या है कि भाई एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा करो, इंपोर्ट को कम से कम करो, कि भाई आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए और इंपोर्ट आपका यहाँ पे कम होना चाहिए। भाई अब एक बात समझो कि इस थ्योरी में है क्या। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जनरली से कि one nation should have the larger quantity of gold and silver, ठीक है, and the country should export as much as they can and they should minimize import, ठीक है। उनका बैलेंस ऑफ ट्रेड तभी उनके फेवर में होगा जब वो एक्सपोर्ट तो ज़्यादा करेंगे बट वो इंपोर्ट कम करेंगे, ठीक है। उनका बैलेंस ऑफ ट्रेड तभी होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया? समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं उसको फिर से समझा दूंगा, ठीक है। अभी जैसे मैंने बताया कि भाई ये थ्योरी किसी और गुड्स को रेक्टिफाई नहीं करती, रिकॉग्नाइज नहीं करती, ठीक है। ये किसी और गुड्स को रिकॉग्नाइज नहीं करती, बस ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड एंड सिल्वर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद इन 16th and 18th सेंचुरी वेल्थ वाज मेजर्ड बाय क्वांटिटी ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। जो आपके 16th and 18th सेंचुरी में जबकि वेल्थ है ना, वो आपकी कैलकुलेट कैसे करी जाती थी कि भाई नेशन के पास कितनी सिल्वर और गोल्ड है, ठीक है। इसी वजह से ये थ्योरी आई कि भाई गोल्ड ज़्यादा से ज़्यादा हो और आपके सिल्वर ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट हम नहीं रखेंगे, ठीक है। इसके बाद है आपकी नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। अभी इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक वर्ड आया एब्सोल्यूट, मैं इसका जर्नल मतलब बता देता हूँ, आप इसको पढ़ लेना कि भाई दो कंट्रीज हैं, सऊदी अरब और इंडिया। इंडिया में क्या ऑयल प्रोड्यूस होता है? क्या नहीं होता, सऊदी अरब में होता है। सऊदी अरब के पास एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है। बात समझ में आ रही है? इंडिया में क्या अच्छा है? सर्विस सेक्टर अच्छा है। यहाँ पे सर्विस सेक्टर की वेजेस कम है बहुत ज़्यादा। आईटी सेक्टर में अगर आप बात करोगे तो यहीं पर ज़्यादातर सर्विसेज इंजीनियर्स देते हैं, ठीक है। वहीं दूसरा एग्जांपल आपका लेबर का है, बांग्लादेश। बांग्लादेश में लेबर बहुत चीप है, ठीक है। सो लेबर के पास, बांग्लादेश के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज किस में है? लेबर में, सर्विस प्रोवाइड करने में, ठीक है। वहाँ पे कपड़ा बहुत सस्ता है, तो बांग्लादेश के पास किस चीज़ का एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है? क्लॉथ्स का है, ठीक है। सो यही थ्योरी मतलब कि ये थ्योरी यही कहती है, सबसे पहले ये थ्योरी आपको इंट्रोड्यूस करी थी एडम स्मिथ ने। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, कंपनी, रीजन और कंट्री टू प्रोड्यूस ए ग्रेटर क्वांटिटी of a goods or services with the same quantity of input than its competitor, ठीक है। भाई इसमें क्या है कि भाई आपके पास एक ऐसे एडवांटेज होनी चाहिए कि जो बाकी कंट्री के पास नहीं है। बांग्लादेश और दूसरी कंट्री लेता है यूएसए। बांग्लादेश इनपुट डालता है 100, ठीक है। यूएसए इनपुट डालता है 100। बांग्लादेश 100 इनपुट से 1000 आउटपुट कर लेता है, वहीं यूएसए आपको बस 500 आउटपुट कर पाता है। सो एब्सोल्यूट एडवांटेज किसके पास है? बांग्लादेश के पास है, ठीक है। दूसरी एग्जांपल क्या है इसका? भाई बांग्लादेश के पास ज़्यादा एबिलिटी है, ठीक है, ज़्यादा एबिलिटी है प्रोड्यूस करने की, ठीक है। ऑटोमोबाइल ज़्यादातर कहाँ पे बनते हैं? जापान और इटली में। इटली में आपकी ज़्यादातर स्पोर्ट्स कार बनती हैं, ठीक है। सो इनके पास क्या है? एब्सोल्यूट एडवांटेज है, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है, ठीक है। बस में मारिए, यहाँ पे हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। यहाँ पे अगर बांग्लादेश 100 कॉस्ट डालता है सो वो 1000 आउटपुट निकालता है, वहीं अगर यूएसए 100 कॉस्ट डालता है किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट में तो वो आपके 500 आउटपुट निकाल पाता है। दैट्स वाई बांग्लादेश हैज़ दी एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज इन ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी अगर हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट थ्योरी क्या कहती है आपकी? नेक्स्ट थ्योरी है कंपैरेटिव एडवांटेज। सबसे पहले ये थ्योरी आपकी 1817 में आई थी। इट इज़ एन इकोनॉमिक्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस ए पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज एट ए लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देन इट्स ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है। ये थ्योरी सिमिलर है एब्सोल्यूट कॉस्ट के, बट ये क्या कहती है वो मैं इसको अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा कि दो कंट्री हैं, ठीक है। दो कंट्री हैं, कंट्री ए कंट्री बी। कंट्री ए टेक्सटाइल कर पाती है 2 रुपये का, कंट्री बी टेक्सटाइल कर पाती है 1 रुपये का। कंट्री ए
क्लॉथिंग, जो आपकी क्लॉथिंग कर पाती है 4 रुपये की, कंट्री बी क्लॉथिंग कर पाती है 10 रुपये की। वहीं आप एक बात बताएं कि कंट्री ए के पास टेक्सटाइल में कंपैरेटिव एडवांटेज है, वहीं कंट्री बी के पास क्लोथिंग में कंपैरेटिव एडवांटेज है। समझ में नहीं आ रहा? सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। भाई अगर यूके के पास, सबसे पहले एक बात बताओ कि यहाँ पे कंपैरेटिव एडवांटेज कहाँ पर है? बुक्स में है, ठीक है, बुक्स में है, ये वाला एरिया देखो। और इंडिया के पास कहाँ पर है? टेक्सटाइल में है। अभी कैसे है? अगर यूके बुक्स को ना चूज करके टेक्सटाइल को चूज करता तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती? 0.25। अगर इंडिया बुक्स को टेक्सटाइल को ना लेके बुक्स को लेता तो इसकी अपॉर्चुनिटी क्या कॉस्ट क्या होती? 0.66। ठीक है। वहीं अगर आप क्वांटिटी की बात करते हैं, सो यूके के पास कंपैरेटिव एडवांटेजेस है बुक्स में, इंडिया के पास कंपैरेटिव एडवांटेज है टेक्सटाइल में। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0.66 है। ठीक है। अगर वो यहाँ पर जाती, बुक्स पर जाती, तो वो compete नहीं कर पाती, क्योंकि उसका कॉम्पिटिटर है, जो उसका ट्रेडिंग पार्टनर है, उसके पास बुक्स ज़्यादा है। सो वो हमसे बुक्स परचेज क्यों करेगा? तो ये दोनों अगर आपस में एक्सपोर्ट कर रही हैं, सो टेक्सटाइल में आपका यूके नहीं कर सकता, इंडिया करेगा। बुक्स में आपका इंडिया नहीं कर सकता, यूके करेगा। बात समझ में आ रही है? अगर बात समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर दूंगा। इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। सो आपके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी सारी थ्योरीज कवर कर दूंगा, और अगर जो आपके डाउट हैं इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ठीक है। इसी के साथ जाने से पहले ना मैं बता रहा हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये धमकी मान लो तुम सारे, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और कमेंट में अपने डाउट प्लस कुछ सजेशंस हो, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो डाल दें। ठीक है। इसके साथ ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।